नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य आर.के. मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। आपको बताना चाहते हैं डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, हिंदी में कहा जाता है सकल कुल आय में से घटाई जाने वाली कटौतियां। ध्यान दीजिएगा, आपने सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा है? आपने सबसे पहले पढ़ा है हेडों में इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी आपने चैप्टर पढ़ा है। इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद दूसरा नंबर चैप्टर आपने पढ़ा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा नंबर चैप्टर आपने पढ़ा है इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद फोर्थ नंबर चैप्टर आपने पढ़ा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। फिफ्थ नंबर आपने पढ़ा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये हेड हैं, 5 हेड हैं। अब मैं चैप्टर जो बोल रहा हूँ ये हेड हैं। इसके सैलरी के पहले भी आपने चैप्टर पढ़ा है। सैलरी के पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के बाद रेजिडेंट टैक्स लायबिलिटी, एग्रीकल्चर, एग्जेम्प्टेड इनकम, ये सारी चैप्टर हैं ना। तो आपने लाइन से पढ़ा इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पूरा लाइन से पढ़ा आपने। नहीं पढ़ा है अभी तक तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आपने 6 नंबर चैप्टर कौन सा पढ़ा? मान लीजिए 6 नंबर चैप्टर आपने पढ़ा कौन सा? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस ना। आपस में कहीं पर फायदा हुआ, कहीं पर घाटा हुआ, कहीं प्रॉफिट हुआ, कहीं लॉस हुआ, तो उसको सेट ऑफ कर लिया गया, उसे फॉरवर्ड कर दिया गया। इसको भी आपने पढ़ लिया, पूरा सब लाइन से पढ़ा जाता है। अब आपको बताना चाहते हैं एज अ 7th नंबर टॉपिक है, मतलब इसी के बाद लाइन से चैप्टर नंबर दूसरा कुछ लिखा होगा, उसी नहीं मतलब है, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। अब जो क्या पढ़ेंगे? डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। तो मैंने जब टोटल इनकम के बारे में शुरुआत में बताया था तो पांचों में से पांचों को जोड़ लो, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाता है। लेकिन ऐड करने के बाद सेट ऑफ किया जाता है, मैंने ये भी बता दिया। डिडक्शन अलाउड होता है। जब डिडक्शन अलाउड होता है तो कौन कौन से डिडक्शन अलाउड होते हैं ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के बाद, इसी पर विस्तृत चर्चा होगी। इसी चैप्टर को हम अच्छी तरह से आपको बताने जा रहे हैं। आपको एक एक टॉपिक पर, एक एक पॉइंट पर हम यहाँ पर बता रहे हैं। आप पूरी वीडियो को देखिए। आपको जितना टॉपिक मिल रहा है उसे अपनी कॉपी में लिखिए। आपको ध्यान देना है। आपके लिए कहा गया है इंग्लिश में पढ़ देते हैं, आप लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, नहीं लिखना चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम आपको बताना चाहते हैं मेन पॉइंट हम क्वेश्चन के माध्यम से भी बताएंगे, लेकिन आपको समझना पड़ेगा।
कहा गया है ग्रॉस टोटल इनकम इज कंप्यूटेड बिफोर कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अ पर्सन। ग्रॉस टोटल इनकम इज कंप्यूटेड बिफोर कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अ पर्सन। हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम को कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति की इनकम होगी, किसी पर्सन की इनकम होगी, कंप्यूट कर लेंगे। लेकिन टैक्सेबल कब होगा, टैक्सेबल कब होगा, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। देन सर्टेन डिडक्शन, आपको मैंने एक चीज बताया है कि पांचों को ऐड कर लो, ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा। उसी में से 80C से 80U की कटौती, डिडक्शन माइनस कर दो तो आपका टोटल इनकम निकल के आ जाता है। 80C से 80U का डिडक्शन माइनस कर लीजिए। तो आपको हम एक बार फिर से बताना चाहते हैं, इसमें पढ़िए, कहा गया है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आर अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ध्यान दीजिएगा एकदम, वैसे मैं बता रहा हूं ये टॉपिक एकदम मैंने समझाया है पहले भी। पांचों को ऐड कर लीजिए, पांचों को ऐड करने के बाद लेस कर दीजिए। लेस करेंगे क्या, ऐड करेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आएगा। इनको आप ऐड करेंगे पांचों को तो ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आएगा। डिडक्शन माइनस कर दो, टोटल इनकम आपका निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान देना है आगे। आगे कहता है टोटल ऑफ टैक्सेबल इनकम कंप्यूटेड अंडर ईच हेड ऑफ इनकम इज नोन एज ग्रॉस टोटल इनकम। मतलब कि सब पांच यही बता रहा है कि पांचों हेडों को ऐड कर लेते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आता है। उसके बाद इट इज इनकम ऑफ एसएससी फ्रॉम डिडक्शन 80C से 80U की जब कटौती को घटा देते हैं, मतलब इसमें घटा नहीं रहता 80C से 80U की का डिडक्शन, छूट नहीं घटी रहती है, तो जब घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं तो वही ग्रॉस टोटल इनकम के बाद टोटल इनकम निकल के आता है। तो हमें ध्यान देना है, ये सारी चीजें पहले भी मैंने बताया है। पांचों को ऐड कर लो, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम आता है। सेट ऑफ कर लेते हैं। देखो जो सेट ऑफ वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यहां पर क्या कर रहे थे, जब सेट ऑफ वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो हम लोग क्या कर रहे थे, जब सेट ऑफ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो ग्रॉस टोटल इनकम सबसे नीचे लिखा जाता था। अब उसी के बाद हम क्या करेंगे, ये डिडक्शन कैसे, 80C से 80U का डिडक्शन माइनस कर लेंगे तो हमारा टोटल इनकम निकल के आ जाएगा। इतना आप अपनी कॉपी में लिखना है आपको। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आपको ध्यान देना है, आपके सामने हेडिंग है डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U आर सब्ट्रैक्टेड एंड बैलेंस इनकम इज कॉल्ड टोटल इनकम। भाई ग्रॉस टोटल इनकम में से, ग्रॉस टोटल इनकम का मतलब मैंने बता दिया, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। पांचों को ऐड कर लो, फिर सेट ऑफ कर लो, मतलब कहीं पर लॉस हो जाता है, कभी कभी कहीं पर सेट ऑफ करना पड़ता है तो उसको हम लोग सेट ऑफ कर लेंगे। तो फिर पांचों को जब ऐड करते हैं तो ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ जाता है। उसी में से 80C से 80U का डिडक्शन माइनस करते हैं तो टोटल इनकम निकल के आ जाता है। तो आपको आगे ध्यान देना है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलाउइंग डिडक्शन, मतलब कि डिडक्शन अलाउड करने का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों डिडक्शन को अलाउड किया जाता है, इसको आपको ध्यान देना है। टू कंप्यूट नेट टैक्सेबल इनकम, ध्यान दीजिएगा, हमें कंप्यूट करना पड़ता है, हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है नेट टैक्सेबल इनकम के लिए। इसी नेट टैक्सेबल इनकम के लिए हम ग्रॉस टोटल इनकम क्या करते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम से 80C से 80U का डिडक्शन माइनस करते हैं, ठीक है। टू इनकरेज सेविंग, इनकरेज सेविंग का मतलब होता है कि जैसे कोई भी असेसी हो, कोई भी टैक्स पेई हो, कोई टैक्स देने वाला हो तो उसकी कुछ सेविंग हो जाती है, गवर्नमेंट कुछ छूट दे देती है ताकि कोई चोरी वगैरह ना करे, टैक्स इवेशन,
टैक्स अवॉइडेंस ना करे, चोरी वगैरह ना करे। इसीलिए क्या किया गया है कि एक प्रावधान दिया गया है, एक प्रोविजन दिया गया है, एक रूल के तहत आपको कुछ पैसा छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, उसके बारे में आगे चलते हैं। रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, जब गवर्नमेंट आपको छूट दे देती है 80C से 80U के अंदर, तो आपकी इनकम कम हो जाती है, तो आपका टैक्स भी कम हो जाता है। एकदम सिंपल बात है। देखो भाई, गवर्नमेंट ने कहा 80C से 80U का डिडक्शन दे देंगे आपको, तो सीधी सी बात है, ज़्यादा इनकम है उसी में डिडक्शन मिल जाएगा। जब डिडक्शन मिल जाएगा तो आपकी सेविंग भी बन जाएगी, आपका पैसा भी बच जाएगा, जो कि मैंने ऊपर बताया। और आपका सेविंग हो गया तो उसके अलावा जब आपकी इनकम कम हो जाएगी तो आपके ऊपर पहले की अनुपात में कम टैक्स लगेगा, टैक्स कम हो जाता है इसमें। टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड ड्यूरिंग, ध्यान दीजिएगा, प्रोवाइडिंग, एक फाइनेंशियल मदद की जाती है। एक तरह से क्या की जाती है, फाइनेंशियल मदद की जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग बनाया जाता है। टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, टू फुलफिल ऑब्जेक्ट टैक्स प्लानिंग, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी विनिमय होता है इससे। और फुलफिल ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग, फुलफिल का मतलब होता है टैक्स प्लानिंग। मैंने आपको शुरू में बताया, कर नियोजन बोलते हैं, कि मैंने बताया था कि जब इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशन का उल्लंघन करके ना, तो टैक्स को ना देना, टैक्स क्या कहलाता है, टैक्स इवेशन कहलाता है। फिर टैक्स के नियम कानून रूल रेगुलेशन है, उनका फ़ायदा उठा लेना, उसकी जो कमियां हैं, उनकी जो कमजोरियां हैं, उनको फ़ायदा उठा करके टैक्स कम देना, टैक्स अवॉइडेंस कहलाता है। लेकिन उसके बाद एक बताया था टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग में क्या होता है, आपको चोरी नहीं करना है, आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको इवेशन नहीं करना है। आपको गवर्नमेंट खुद कहती है कि आपको हम छूट देंगे कि जिससे आपका टैक्स कम हो जाए, लेकिन आपके लिए कुछ प्रावधान है, कुछ नियम हैं जो 80C से 80U के अंतर्गत आपको मानने पड़ेंगे। आपको आगे बताने जा रहे हैं, क्या कहता है, if in assessee in is entitled the avail more than one deduction under section 80, then the total of all such deduction cannot exceed gross total income। इसका सीधा मतलब है कि जो आपको छूट मिलेगी 80C से 80U के अंतर्गत, ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पता लगा इनकम कम है, डिडक्शन आपका ज़्यादा बन रहा है, उस ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ़ दे डू देन डिडक्शन अलाउड विल बी ओनली इक्वल ग्रॉस टोटल इनकम, मतलब कि ग्रॉस टोटल इनकम तक हो सकता है। इन सच सिचुएशन टैक्सेबल इनकम असेसी विल बी नील, नो टैक्स, मतलब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब दोनों बराबर रहेगा, ग्रॉस टोटल इनकम से और जो डिडक्शन मांग रहे हैं दोनों बराबर रहेगा, तो इससे क्या होता है, टैक्स कम देना पड़ेगा, मतलब नील हो जाएगा। यही कहा गया है। कहने का मतलब होता है टैक्स छूट आपको उतने मिलेगी, डिडक्शन आपको 80C से 80U में उतने मिलेगा, मतलब कि जो ग्रॉस टोटल इनकम से कम हो। समझ रहे हैं, पता लगा इनकम है 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, और आपका डिडक्शन बन रहा है 5 लाख रुपया, तो 5 लाख की नहीं मिलेगी, जितने की ग्रॉस टोटल इनकम होगी उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। इक्वल हो सकता है, बराबर हो सकता है, बराबर होगा तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, असेसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं आगे, जर्नल रूल्स ऑफ डिडक्शन क्या है, नया टॉपिक है, हम यहाँ टिक कर देते हैं। जर्नल रूल्स ऑफ डिडक्शन, मतलब कि डिडक्शन के जर्नल रूल्स क्या हैं। सबसे पहला कहता है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैन नॉट एक्सीड ग्रॉस टोटल इनकम। जो डिडक्शन का अमाउंट होगा ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, मैंने जो पहले बता दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी कमाई है, ग्रॉस टोटल इनकम सबको कंप्यूट करने के बाद 4 लाख आया, और आपका जो 80C से 80U है 5 लाख रुपया है डिडक्शन, तो जो डिडक्शन मिलेगा वो कितने का मिलेगा, वो 4 लाख रुपए का ही मिलेगा। ठीक है,
4 लाख तक मिलेगा, बाकी 1 लाख का नहीं मिलेगा डिडक्शन। बहरहाल ऐसी कंडीशन बहुत कम आती है, कमाई होती है, मतलब कम ग्रॉस टोटल इनकम ज़्यादा होता है, डिडक्शन कम होता है, लेकिन देखा जाएगा क्वेश्चन जैसे बोलेगा। ठीक है, डिडक्शन शुड बी क्लेम बाय एसएससी, डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता है एसएससी, छूट के लिए क्लेम कर सकता है इनकम टैक्स पे, इनकम टैक्स के लिए क्लेम कर सकता है एसएससी कि हमको डिडक्शन चाहिए ही, एक ही नियम रूल्स रेगुलेशन के तहत होता है। डिडक्शन शुड बी डिडक्ट फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम ओनली, डिडक्शन शुड बी डिडक्टेड कहाँ से, डिडक्शन केवल ग्रॉस टोटल इनकम से, ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस किया जाता है, कहाँ से, ग्रॉस टोटल इनकम से ही डिडक्शन माइनस किया जाता है। 4th नंबर देखिए, इफ डिडक्शन हैज बीन अलाउड टू एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल देन डिडक्शन विल बी नॉट अलाउड, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, जैसे आप देखते होंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन होते हैं, कई लोग मिल करके क्या चलाते हैं, कोई संस्था चला रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मानिए XYZ नाम में है, XYZ अलग अलग, किसी का X नाम है, किसी का Y नाम है, किसी का Z नाम है, तीनों मिल करके एसोसिएशन बनाए हैं, एक फर्म बनाए हैं, एसोसिएशन बनाए हैं। अब जो डिडक्शन मिलेगा फर्म को मिलेगा। अब कोई X अकेले चला जाए, कहो हमको डिडक्शन दीजिए, Y अकेले चला जाए डिडक्शन दीजिए, Z अलग चला जाए डिडक्शन देने के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, या तो इंडिविजुअल व्यक्ति हो, खुद अकेले X अकेले हो तो डिडक्शन मिलेगा, उसकी फर्म को डिडक्शन मिलेगा। लेकिन 3 लोग हैं, पहले क्या होता है, पहले नियम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये फर्म का नाम XYZ लिमिटेड मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जब कई लोग मिलकर काम करें, कई लोग मिलकर कोई पार्टनरशिप करें, इसका कोई नाम रख दें, तो फर्म को डिडक्शन मिलेगा, ना कि किसी पर्सन को, ना किसी व्यक्ति को पर मिलेगा। ठीक है, हम मिल जाएं, आप मिल जाएं, और कोई मिल जाए, 3-4 लोग हो जाएं, हम लोग 3-4 लोग पार्टनरशिप कर लें और उससे पार्टनरशिप को ही फर्म कहते हैं। तो एक दुकान खोला जाए, दुकान में सामान की बिक्री हो, तो दुकान का नाम कोई भी रख लिया जाए, जैसे दुकान का नाम, अरे यार ध्यान दीजिएगा, दुकान का नाम कोई भी रख लिया जाए, उस दुकान के नाम से, उस शॉप के नाम से, उस फर्म के नाम से, उस बिजनेस के नाम से छूट मिलेगी, ना कि हम अकेले जाएं अलग से मांगे, आप जाएं अलग से मांगे, अगला व्यक्ति जाए अलग से मांगे, अलग से नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 5th नंबर, इट इज द ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एसएससी प्रोवाइड इंपॉर्टेंट एंड रिलीवेंट फैक्ट अबाउट डिडक्शन। अगर आपको डिडक्शन लेना है, किसी व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी को फर्म को, आपको इंपॉर्टेंट रिलेवेंट प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, मतलब साक्ष्य देना पड़ेगा आपको। ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल जाएगा, जाओगे मांगोगे मिल जाएगा, लिख के दे दोगे, उसके लिए बाकायदा रसीद वगैरह लगेगी। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे कहाँ कहाँ पर डिडक्शन मिलता है। तो इसके बाद आपको नेक्स्ट नंबर टॉपिक पर ध्यान देना है। नेक्स्ट नंबर टॉपिक है हमारा डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80। देखो, डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 80 कहा गया है, डिडक्शन कैन बी अलाउड 2 वे। डिडक्शन 2 तरह से होता है अलाउड। फर्स्ट है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट सर्टेन पेमेंट, डिडक्शन रिस्पेक्ट सर्टेन इनकम, मतलब कि विभिन्न प्रकार की इनकम, एक पेमेंट करने पर आपको डिडक्शन अलाउड होगा, एक इनकम भी आपकी होती है जिसका अलाउड होता है। ठीक है, तो आपको बताना चाहते हैं डिडक्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन पेमेंट, विभिन्न पेमेंट आप करेंगे अगर कहीं पर किए हुए हैं, जो आपको हम आगे बताएंगे, पेमेंट किए हुए हैं तो वहां पर आपको डिडक्शन अलाउड होगा। ठीक है, तो पढ़ के बता दे रहे हैं, लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आप इतना समझ लेंगे। तो इसमें ए टॉपिक कहता है, ए क्या कहता है, डिडक्शन फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोविडेंट फंड अदर इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। डिडक्शन कहाँ मिलेगा, LIC का नाम सुने होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कंपनी होती है।
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में लोग बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, उसकी किस्त का भुगतान करते हैं। बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, अपना व्यक्तिगत किस्त का भुगतान करते हैं। प्रोविडेंट फंड है, कंपनियों में प्रोविडेंट फंड बनता है। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, पैसा डाला जाता है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला जाता है कंपनी की ओर से, कंपनी के कर्मचारी की ओर से, दोनों मिल करके। अदर इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ध्यान देना है, आप सुने हुए होंगे LIC में पैसा जमा करो। जो सरकारी नौकरी वाले होते हैं, जो प्राइवेट वाले होते हैं, LIC में पैसा जमा करो, कुछ सरकार आपको छूट देती है बाद में टैक्स में। तो वही चीज़ यहाँ पर आप पढ़ेंगे। प्रोविडेंट फंड कहाँ होता है, प्रोविडेंट फंड किसी कंपनी में होता है, समझ रहे हैं, किसी नौकरी में होता है, तो वहाँ पर भी आपको छूट मिलती है। इन्वेस्टमेंट अदर है जो आगे बताया गया है। तो एक एक करके पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बता रहे हैं। तो आप लोग हमारी बातों को अगर सुनेंगे, जो लोग वीडियो को देखेंगे, तो आपको जरूर समझ में आएगा। कहा गया है फर्स्ट, डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन इज अवेलेबल ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल, असेसी और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इंश्योरेंस प्रीमियम जो पेमेंट किया जाएगा, जो प्रोविडेंट फंड में पेमेंट किया जाएगा, जो इन्वेस्टमेंट में पेमेंट किया जाएगा, सेक्शन 80C के अंतर्गत कहा गया है डिडक्शन उनको मिलेगा जो लोग इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हैं, उनको मिलेगा। ओनली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और इंडिविजुअल। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से नहीं है। उसमें होता है कि जब एक परिवार में कई लोग मिलकर काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, ठीक है, परिवार का एक कोई मुखिया हो, वो वही मालिक हो, तो उसकी इनकम बोली जाती है। इंडिविजुअल का मतलब जैसे हम अकेले कमा रहे हैं, कोई अन्य व्यक्ति अकेले कमा रहा है, तो इसकी बात होगी, इन्हीं को छूट मिलेगी ये वाली। मैक्सिमम लिमिट डिडक्शन, जो डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट है वो कितना है, मैक्सिमम लिमिट भैया 1,50,000। आपको याद रखना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट जब आप करेंगे साल भर में, पूरे साल का होता है, एक साल का, ठीक है, तो कितना मैक्सिमम अमाउंट लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है 1,50,000 रुपया आपको पेमेंट, आपको छूट मिल जाएगी। कितना छूट मिल जाएगी, 1,50,000 रुपया आपको छूट मिल जाएगी। कहां पर, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में प्रीमियम मतलब किस्त दो, या प्रोविडेंट फंड में, या कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैक्सिमम 1 लाख की छूट मिलेगी इंडिविजुअल को, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, द डिडक्शन इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट मेड, मतलब कि छूट तभी मिलेगी, डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप पेमेंट करेंगे, तभी मिलेगा छूट, ठीक है। इन केस ऑफ डिफर्ड एन्युटी द इंश्योर्ड शुड बी नॉट हैव बीन ऑप्शन रिसीव कैश इन लीव एन्युटी पेमेंट, अदरवाइज डिडक्शन विल नॉट अलाउ। यानी कि जब आप पेमेंट करेंगे आपको रसीद देनी पड़ेगी, जो रसीद मिलती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, जो आप पेमेंट करेंगे प्रीमियम, तो वहाँ से एक रसीद मिलती है ना, तो उस रसीद को, उस रिसिप्ट को लगाना पड़ता है, तब आपको छूट मिलेगी, अदरवाइज छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। जो वहाँ से रिसीविंग मिलती है, रसीद मिलती है, वही। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब आपको नए टॉपिक पर बात करते हैं। 80C में हेडिंग देखिएगा आप, 80C में आगे इंडिविजुअल असेसी में कह रहा है आइटम्स ऑफ सेक्शन 80C केस ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि 80C जो मैंने ऊपर बताया इनमें का शामिल होता है। जैसे मैंने बता दिया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बता दिया, उसके बाद मैंने आपको बता दिया प्रोविडेंट फंड बता दिया, इन्वेस्टमेंट बता दिया, इनमें का शामिल होता है, और मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख होती है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम 1.5 लाख होती है, मिनिमम आप 1 लाख जमा करेंगे तो 1 लाख की छूट मिलेगी आपको। तो सबसे पहला फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इतना याद रखिए, ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। क्या, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम
ठीक है, इतना आपको याद करना पड़ेगा। एन इंडिविजुअल अलाउड डिडक्शन प्रीमियम पेड ऑन इंश्योरेंस लाइफ, अपनी सेल्फ के ऊपर, अपने ऊपर, अपने आप, यदि कोई वाइफ है तो अपने हस्बैंड के ऊपर, मतलब कोई वाइफ नौकरी कर रही है तो किसका माना जाता है इंश्योरेंस प्रीमियम का? गांव वाले थोड़ी करा दोगे आप, अपना हम है अगर नौकरी पाए हैं, या अगर हमारे टैक्स का कैलकुलेशन हो रहा है तो हम नौकरी पाए हैं, हमारी वाइफ है, हमारे बच्चे हैं, इन्हीं का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, इन्हीं का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन दिस इंश्योरेंस प्रीमियम शुड नॉट बी मोर देन 10% सम श्योर, मतलब जितने का आपने इंश्योरेंस करवाया है। जब आप इंश्योरेंस करवाएंगे आपको एक बॉन्ड मिलेगा, बॉन्ड के अलावा रसीद पर भी लिखा जाता है सम इंश्योर, जितने का इंश्योरेंस करवाया है। जैसे मान लीजिए मैंने अपना बीमा करवाया है 5 लाख का, 5 लाख का, तो इसका 10% के ही प्रीमियम पर छूट मिलेगी। समझ रहे हैं, इसका 10% के प्रीमियम पर ही छूट मिलेगी। याद रखना, नहीं तो कहोगी किस्त ज़्यादा भरेंगे छूट मिलेगी। तो याद रखना, जो जो नियम बता रहा हूं मैं एकदम अच्छे से। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में आपने बीमा करवाया है, सम इंश्योर मतलब होता है जितने के इंश्योर हो। इसका मतलब होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है इंश्योरेंस करवाने के बाद तो उतना पैसा तत्काल उसको दे दिया जाता है, सामान्य मरने की दशा में सम इंश्योर बोला जाता है। 5 लाख का करवाया है तो 5 लाख मिल जाएगा। ठीक है, चाहे एक 2 किस्त जमा की हुई हो। उसके बाद चलते हैं दूसरा नंबर, डिफर्ड एन्युटी अमाउंट पेड इंडिविजुअल एसएससी इफेक्ट की फोर्स ऑफ डिफेंस। डिफर्ड एन्युटी, ध्यान दीजिएगा, डिफर्ड एन्युटी में अमाउंट कोई इंडिविजुअल एसएससी इफेक्ट की इन फोर्स अ डिफर्ड एन्युटी में अगर पैसा जमा किया हो तब उसको छूट मिलेगी। थर्ड नंबर, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन एट स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एसपीएफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वैधानिक भविष्य निधि बोला जाता है। ठीक है, इसमें कोई पैसा डालता है तो 1.5 लाख रुपए तक छूट मिलेगी। मैक्सिमम लिमिट है 1.5 लाख, कम डालोगे तो कम मिलेगी। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जो आपने इनकम फ्रॉम सैलरी में पढ़ा होगा, खूब पढ़ाया है मैंने, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, इसकी भी छूट कहाँ मिलेगी? इसका भी डिडक्शन मिलेगा वहीं पर, इनकम फ्रॉम सैलरी में मैंने पढ़ाया है, और यहाँ उसकी छूट मिलती है। वहाँ टैक्सेबल किया जाता है 12% से ज़्यादा वगैरह होता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 500 रुपये से लेकर के 1,50,000 रुपये तक छूट मिलेगी अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा किया है तब। पेमेंट टू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में अगर आपने पैसा जमा किया है 1971 में, तो पैसा जमा मतलब 1971 से नियम लागू हुआ है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई जिसे बोला जाता है। 7th नंबर, कॉन्ट्रीब्यूशन नोटिफाई यूनिट लिंक LIC म्यूचुअल फंड में पैसा अगर आपने जमा किया है तब भी आपको छूट मिल जाएगी। कॉन्ट्रीब्यूशन टू अप्रूव सुपर एनुएशन फंड में आपको छूट मिल जाएगी। सुपर एनुएशन फंड में अगर आपने किया है, सुपर एनुएशन फंड का मतलब होता है जब किसी दूसरे के ऊपर कोई बीमा करवाया जाता है, फंड दिया जाता है। उसके बाद 9th नंबर, कॉन्ट्रीब्यूशन नोटिफाई सिक्योर्ड सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा, सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी अगर आपने परचेज किया है तो वहाँ पर अगर आपने पैसा कुछ खर्च करके परचेज किया है तो वहाँ पर भी डिडक्शन आपका मिल जाएगा। उसके बाद 10th नंबर आपको ध्यान देना है, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एट इशू ऑफ नेशनल सेविंग स्कीम, वहाँ पर भी आपका डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट अर्न ऑन NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोला जाता है, 8th इशू, यहाँ पर भी अगर आपने पैसा जमा किया है तो मैक्सिमम 1.5 लाख तक छूट मिल जाएगी। 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक, मतलब वही 1.5 लाख तक छूट मिलेगी मैक्सिमम। सब में अलग अलग नहीं है, नहीं सोचो, पूरा मिला करके 1.5 लाख की छूट मिलेगी, इससे ज़्यादा मैक्सिमम लिमिट यही है। उसके बाद 11th नंबर हो गया। 12th नंबर कॉन्ट्रीब्यूशन, 11th नंबर इंटरेस्ट अर्न ऑन NSC से, वहाँ भी छूट मिलेगी। इंटरेस्ट
अर्न करने के लिए आपने एनएससी लिया है। 12th नंबर, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल हाउसिंग बैंक, पेंशन फंड में नेशनल हाउसिंग बैंक या पेंशन फंड में पेंशन के लिए फंड बनता है, वहाँ पर अगर आपने पैसा खर्चा किया है, पैसा आपने जमा किया है तो उसकी छूट मिल जाएगी। उसके बाद कंट्रीब्यूशन किया हो गया। पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस, ध्यान दीजिएगा, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ट्यूशन फीस दिया गया है, कॉलेज फीस दिया गया है, पेमेंट टूवर्ड डेवलपमेंट फीस दिया गया, डोनेशन दिया गया है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर भी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए, तो मतलब सब मिला करके सबको आप दे सकते हैं, रसीद दे सकते हैं, आपको छूट मिल जाएगी, बाद में डिडक्शन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू नोटिफाई बॉन्ड, नाबार्ड, नाबार्ड में अगर कोई आपने नाबार्ड में अगर कोई बॉन्ड ले लिया है, कोई आपने कंट्रीब्यूशन किया है तो वहाँ पर आपको छूट मिल जाएगी। अमाउंट डिपॉजिट अंडर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन में आपने किया है तो छूट मिल जाएगी। ये सब पॉइंट हैं, कुछ याद रहेंगे कुछ नहीं याद रहेंगे आपको। अमाउंट पेड टू सब्सक्राइब शेयर डिवेंचर, पब्लिक कंपनी का आपने शेयर लिया है, डिवेंचर लिया है, तो वहाँ पर आपने अगर पैसा जमा किया है तो आपको छूट मिल जाएगी। अमाउंट पेड एज सब्सक्रिप्शन टू यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 23D में छूट मिल जाएगी। मतलब म्यूचुअल फंड अगर आपने किया है तो सब्सक्रिप्शन दिया है, म्यूचुअल फंड में पैसा पेमेंट किया है तो। उसके बाद टर्म डिपॉजिट, बैंक में अगर आपने टर्म डिपॉजिट किया है मैक्सिमम 5 साल के लिए, मिनिमम 5 साल के लिए, इस सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत, तब भी आपको क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। आपको आगे बताना चाहते हैं, टर्म डिपॉजिट के बाद आपको ध्यान देना है, अमाउंट डिपॉजिट 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर दीजिए, उसकी छूट मिल जाएगी आपको। परचेज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंटल हाउस, आप खरीद लीजिए, रहने के लिए घर खरीद लीजिए, ठीक है। अमाउंट पेड सब्सक्रिप्शन टू यूनिट नोटिफाइड म्यूचुअल फंड, उसके बाद सुकन्या समृद्धि में पैसा जमा कर दीजिए। तो यहाँ तक आपको क्या मिल जाती है, छूट मिल जाती है। उसके बाद आपको हम, नमस्कार, आप पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए डिडक्शन अलाउड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम चैप्टर से रिलेटेड महत्वपूर्ण 80C से लेकर के 80U तक के सेक्शन बताने जा रहे हैं। जब आप 80C से लेकर के 80U तक के सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम में कौन कौन से डिडक्शन दिए जाते हैं। इसके पहले एक वीडियो मैंने उपलब्ध कराई है, आपको समरी बता दे रहे हैं। समरी का मतलब एक शॉर्ट तरीका, ठीक है, तो आपको समझना है। हमारे पास बुक्स है, स्क्रीन पर आपको टॉपिक दिखाई देगा, मैं पढ़ करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके सामने होगा सेक्शन 80C, आपके सामने देखेंगे तो दिखेगा सेक्शन 80C। 80C में कहा गया है डिडक्शन किसे मिलना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, डिडक्शन के से रिलेटेड टॉपिक। तो 80C में कहा गया है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्या, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड कंट्रीब्यूशन टू डेफर्ड एन्युटी प्रोविडेंट फंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मतलब कि जो 80C से छूट मिलती है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, उसमें आपको क्या ध्यान देना है, उसमें आपको ध्यान देना है कि इंडिविजुअल को और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इसका डिडक्शन मिलता है, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है, मैक्सिमम अमाउंट का मतलब होता है क्या, ठीक है, ध्यान देना, एकदम अच्छे से समझा रहे हैं। जितनी लंबी वीडियो बनेगी देखेंगे आपके काम का होगा। सेक्शन 80C है, 80C की छूट जो मिलती है LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करने पर छूट मिलती है। और जब आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का भुगतान करेंगे, उसके बाद कंट्रीब्यूशन करेंगे, PF में पैसा पेमेंट करेंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा पेमेंट करेंगे, छूट मिलती है। 80C में PF में पैसा पेमेंट करेंगे तब छूट मिलेगी,
ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा पेमेंट करेंगे तब इसकी छूट मिलती है। और कितनी मिलती है आपको जानकारी होनी चाहिए, 1,50,000 रुपये तक। समझना है आपको ये टॉपिक क्या है। सेक्शन 80C कहता है LIP लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में पेमेंट करो, कोई कंट्रीब्यूशन अपने लिए बचत करो, उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई एन्युटी में पैसा रखो, तो आपको मैक्सिमम कितनी छूट मिलेगी, 1,50,000। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1,50,000 ना करके 75,000 जमा कर रहा है, तब इन दोनों में जो कम होगा, 1,00,000 जमा कर रहा है तब इन दोनों में कम होगा ना, कि LIC कंपनी में पैसा डालो और 1,50,000 इन दोनों में जो कम हो। तो आपको 80C समझ में आ गया होगा। 80C बहुत ही आसान है। 80C से 80U तक मैं आपको बता रहा हूँ, आप पूरी क्लास देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको बताना चाहते हैं सेक्शन 80CC, अगला देखेंगे आपके सामने दिया गया है सेक्शन 80CCC, सेक्शन 80CCC। सेक्शन 80CCC में आप देखेंगे तो कहा गया है कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, यानी कि आप पैसा कमा रहे हैं, किसी पेंशन फंड में पैसा डालेंगे, ठीक है। और ये छूट किसको मिलेगी, ये छूट मिलेगी ओनली इंडिविजुअल जैसे हम हैं, हम कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, कोई व्यक्ति कोई SSC कहीं पर नौकरी कर रहा है, या वो अपना पैसा कहाँ डाल रहा है, इंडिविजुअल है, व्यक्ति है, अपना पैसा पेंशन फंड में डाल रहा है, बाद में बुढ़ा हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा तो उसको पेंशन मिलेगी। तो जितना कंट्रीब्यूशन करेंगे, समझते चलिए, कंट्रीब्यूशन जितना करेंगे अथवा मैक्सिमम 1,50,000 रुपया, दोनों में जो कम होगा, कम करेंगे 1,50,000 से तो कम डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 80CCC के अंतर्गत, और मैक्सिमम कितना मिलेगा, 1,50,000 रुपये तक डिडक्शन मिलेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। दो मैंने आपको बता दिया, सभी टॉपिक आपके सामने लिखे गए हैं, मैं यहाँ पर लिख करके बताऊँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अगर लिख करके नहीं बताऊँगा तो कम समझ में आएगा, इसको हमें पता है अच्छी तरह, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं एक किसको मिलता है, इंडिविजुअल को भी मिलेगा, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी मिलेगा, ठीक है। आपको आगे बताना चाहते हैं SC, आपको लिखना है सेक्शन 80CCG के अंतर्गत धारा 80 CCG आता है, सब लाइन से है एक एक, तो इसमें कहा गया है CCD है पहले, जी नहीं है, सेक्शन 80CCD। तो आपको ध्यान देना है, कंट्रीब्यूशन करना है पेंशन स्कीम, ध्यान दीजिए हो भैया, पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अगर पेंशन स्कीम में पैसा जमा करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में आप अगर पैसा पेंशन स्कीम में जमा करेंगे, कहाँ जमा करेंगे, पेंशन स्कीम में पैसा जमा करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है। तो किसको मिलेगी ये छूट, सेक्शन CCD, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा उसको इससे रिलेटेड डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद कितना मिलेगा आपको ध्यान देना है, जो जो टॉपिक बता रहे हैं, कहा गया है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर 10% ऑफ सैलरी। ध्यान दीजिएगा, चाहे एम्प्लॉय पेमेंट करे एंड एम्प्लॉयर पेमेंट करे, एम्प्लॉय मतलब होता है कर्मचारी, एम्प्लॉयर का मतलब होता है मालिक, दोनों में जो पेमेंट करेगा सैलरी का 10% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर मतलब कि सॉरी, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर जितना पेमेंट करेगा उसको रख लिया जाएगा, और 10% सैलरी रख ली जाएगी। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर मतलब कर्मचारी और मालिक जितना पेमेंट करेगा, और 10% ऑफ सैलरी रख ली जाएगी। इन दोनों में
जो कम होगा उसकी छूट मिलेगी। ये आपका एक और टॉपिक हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। आपको आगे बताना चाहते हैं क्या, सेक्शन 80 CCG आपको लिखना है, सेक्शन 80 CCG, सेक्शन 80 CCG क्या कहता है? सेक्शन 80 CCG कहता है इन्वेस्टमेंट मेड अंडर एंड इक्विटी सेविंग स्कीम को बोला गया है इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट करिए कहाँ? इक्विटी सेविंग में जमा करिए पैसा। धारा 80 CCG कहता है इन्वेस्टमेंट करिए। और ए वाली छूट किसको मिलेगी? ए वाली छूट इंडिविजुअल को मिलेगी, और ए वाली छूट इंडिविजुअल के अलावा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलेगी। और कितना मिलेगी? और आपको ध्यान देना है कितना मिलेगी, 50% अमाउंट इन्वेस्टेड। याद रखिएगा, आपके सामने लिखा है 50% अमाउंट इन्वेस्टेड अथवा 25,000 लेस, दोनों में जो कम होगा, लेस मतलब दोनों में जो कम होगा उसकी छूट मिलेगी। उसके बाद कहा गया है सीनियर सिटीजन के लिए, जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उनके लिए 25 के स्थान पे 50,000 लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आपको अगली हेडिंग डालना है, अगली 80D 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 अपना कहता है कि मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ध्यान दीजिएगा, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब समझते हो? जैसे बहुत लोग बीमा करवाते हैं कि हम बीमार हो जाएंगे तो हमें पैसा मिलेगा। 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, भैया बीमा का पैसा हमें मिलेगा। जब बीमे का पैसा हमको मिलेगा तो तो उसका किस्त देना पड़ता है, प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है, इसकी भी छूट मिलती है। किसको मिलती है? इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को। किसको? इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को इसकी छूट मिलती है। उसके बाद क्या कहा गया है? कितना छूट मिलेगी? कितना छूट मिलेगी? जितना पेमेंट करेंगे, अमाउंट जितना पेमेंट करेंगे अथवा 25,000, दोनों में जो कम हो। सीनियर सिटीजन है, जिसकी उम्र ज़्यादा है, उन्हें 50,000। एक मैंने मिस्टेक कर दिया है, जो इसके पीछे मैंने जो बताया है उसमें सीनियर सिटीजन वाला मैंने बोल दिया, वही दिक्कत कर दिया। याद आ गया, मैं बता दिया, उससे आपको कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग समझदारी ध्यान। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अमाउंट जितना पेमेंट किया गया 25,000, इन दोनों में जो कम हो, ठीक है, उसकी छूट मिलेगी। और सीनियर सिटीजन में 25 के स्थान पे 50 कर दिया जाएगा। आपको क्वेश्चन जब मैं उपलब्ध कराऊंगा ना अच्छे, तब आपको समझ में और बेहतर ढंग से आएगा। इसको भी आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। एक और बताते हैं, 80 बहुत सारे हैं, DD 80DD, यही चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम होता है। जो लोग जाते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास डिडक्शन के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट यही करता है। आप समझ रहे हैं? जो आप इनकम टैक्स यहाँ पढ़ रहे हैं, वही चार्टर्ड अकाउंटेंट इनकम टैक्स पढ़ के वह उनको बताता है। जो लोग कहते हैं ना इनकम टैक्स सलाहकार, इनकम टैक्स क्या बोलते हैं, एडवाइज़र, वो काम क्या करते हैं? यही चीज़ बता देंगे कि पैसा यहाँ इन्वेस्ट कर दो, आपका टैक्स कम लगेगा। ये सारी चीज़ों पर होता है। ठीक है, आपको मैं सिखा दूंगा, यहाँ पर आप भी टैक्स की सलाह देंगे। अगला है मेंटेनेंस एंड ट्रीटमेंट डिसेबल डिपेंडेंट। ध्यान दीजिएगा, डिसेबल का मतलब समझते हैं? जैसे कोई व्यक्ति विकलांग होता है, कुछ व्यक्ति विकलांग होते हैं साधारण तौर पर, कुछ लोग गंभीर होते हैं, उठ बैठ नहीं पाते हैं। ठीक है,
कुछ लोग गंभीर होते हैं, उठ बैठ नहीं पाते। आपको आगे बताना चाहते हैं, गंभीर एक होता है, गंभीर मतलब डिसेबल एकदम से, एक होता है एकदम से ना किसी के ऊपर जो डिपेंड होता है। तो आपको बताना चाहते हैं एक कोई व्यक्ति होता है, किसको, इंडिविजुअल को छूट मिलती है, अथवा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को छूट मिलती है। जब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को छूट मिलती है तो अगर सामान्य है तो 75,000 रुपये तक छूट मिलेगी। कितना सामान्य है? तो अगर मान लीजिए ज़्यादा विकलांग है, उठ बैठ नहीं पा रहा है, दूसरों का सहारा ले रहा है, उसको जो पैसा मिलेगा उसको 1,25,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। ठीक है, तो आपको आगे बताते हैं, पहले इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे। आपको आगे बताना चाहते हैं मेरे भाई, सेक्शन 80 DDB क्या बोलता है? सेक्शन 80 DDB क्या बोलता है? मेडिकल एक्सपेंसेस, क्या? मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर कोई व्यक्ति मेडिकल पर अपने खर्चा करता है तो चाहे कोई व्यक्ति होगा मतलब कि इंडिविजुअल, ध्यान दीजिएगा, चाहे होगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मेडिकल पर खर्चा करता है तो उसको छूट मिलेगी। कितना छूट मिलेगी? 40,000 मैक्सिमम। इंडिविजुअल है तो 40,000, अकेला है तो। अगर हम मेडिकल पर खर्चा करें हैं 40,000 रुपये की छूट मिलेगी। और 1,00,000 रुपया सीनियर सिटीजन, आप समझिए, सीनियर सिटीजन का मतलब समझते हो? सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र होता है 60 वर्ष से अधिक, वो का बोलते हैं सीनियर सिटीजन। ठीक है, चाहे सीनियर सिटीजन हो चाहे सुपर सीनियर सिटीजन हो। सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो, 80 वर्ष से कम हो। सुपर सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 80 वर्ष से अधिक हो। इनके लिए 1,00,000 की छूट मिल जाती है। अगर मेडिकल पर वे किए हैं 40,000 रुपये की छूट, जैसे हम हैं, हमारी उम्र अभी 60 साल नहीं है, जिसकी उम्र 60 साल नहीं है तो ओका 40,000 की छूट मिलेगी। कभी होंगे अगर कोई व्यक्ति 60 से 80 हो गया, ओका बोलते हैं सीनियर सिटीजन। अगर कोई व्यक्ति 80 से ज़्यादा हो गया, ओका बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो एका भैया 1,00,000 तक मेडिकल पर अगर खर्चा करता है तो छूट मिलेगी। कौने सेक्शन में दिखाना पड़ेगा? DDB के अंतर्गत दिखाना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम आपको बताना चाहते हैं, अब आइए 80E समझिएगा, सेक्शन 80E कैसे कैसे छूट लेना है सब आप सीख जाएंगे। सेक्शन E कहता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति BTech करता है, MTech करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, वकीली पेशा, बड़ी मात्रा में पैसा वहाँ खर्च होता है हायर एजुकेशन में। और भैया हायर एजुकेशन लोन लिया जाता है, आपको पता होगा हायर एजुकेशन लोन बहुत सुनते हैं बच्चे, हमसे पूछते हैं सर कैसे मिलता है। तो यहाँ मिलने की बात हम नहीं बता रहे हैं, बैंक से तो मिलता ही है। हायर एजुकेशन अगर लोन लिया गया है भैया तो पे ब्याजो देना पड़ता है, यो समझ लो, ब्याज भी देना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, जब ब्याज देना पड़ता है तो इसमें इसको छूट कितनी मिलती है? इंडिविजुअल को मिलती है। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति, जैसे हम अपनी पढ़ाई के लिए लोन लें तो हमको छूट मिलेगी। और कितना मिलेगी? जितना ब्याज पेमेंट किया गया हो, एक्चुअल में जितना ब्याज पेमेंट किया गया हो उतना आपको छूट मिलेगी। आगे चलते हैं, 80E के बाद 80EE, 80E और E, ध्यान देना है 80E और E के बारे में आप समझिएगा। इसमें कहा गया है डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट लोन रेजिडेंटल हाउस, ध्यान दीजिएगा,
इंटरेस्ट ऑन लोन रेजिडेंटल हाउस। आप हमारी बातों को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बताना चाहते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, आगे आपको बताना चाहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन रेजिडेंटल हाउस। कोई व्यक्ति रेजिडेंटल हाउस घर बनवाया रहने के लिए, समझ रहे हैं, और लोन लेके बनवाया है, वो पे क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। छूट मिलेगी कितना, समझ रहे हैं। अगर लोन पर ब्याज जो 1 लाख रुपए तक अगर साल भर में आप ब्याज पेमेंट करेंगे तो आपको छूट मिलेगी। कितना, 1 लाख रुपया पर, ठीक है। कितना, 1 लाख रुपए पर। किसको मिलेगी, इंडिविजुअल को, क्योंकि कोई व्यक्ति ही रहेगा, कोई व्यक्ति ही लोन लेगा। आगे चलाते हैं आपके लिए। जब आप आगे चलेंगे तो आपको आगे बताना चाहेंगे हम, क्या कहा गया है, डोनेशन टू चैरिटेबल ट्रस्ट सेक्शन 80G, 80G लिखिए, 80G। डोनेशन मतलब होता है दान, चैरिटेबल ट्रस्ट को दान दिया जा रहा है। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट को दान दिया जा रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि भैया ऑल एसएससी को छूट मिलेगी। सभी प्रकार के करदाता, चाहे व्यक्ति होगा, चाहे कंपनी होगी, चाहे संस्था होगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगा, सबको छूट मिलेगी। सेक्शन 80G के अंतर्गत दान, डोनेशन, चैरिटेबल ट्रस्ट में अगर दान करता है तो ऑल एसएससी को इसकी छूट मिलेगी। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं छूट मिलेगी, इसके लिए आपको ध्यान देना है, कुछ चीज़ें हैं। पहला कहता है नो लिमिट, 100% छूट मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, पहला कहता है 100% मिलेगी। बी, डोनेशन कहता है 50% मिलेगी विथ लिमिट डोनेशन, 100% क्वालिफाइंग अमाउंट, 50% क्वालिफाइंग अमाउंट, प्रमोट फैमिली प्लानिंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा वहाँ पर बताएंगे, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, पहले इसको लिख लेना है। आपको अपनी कॉपी में हेडिंग डालना है 80 सेक्शन 80, क्या सेक्शन 80 क्या लिखना है, सेक्शन 80 जी और जी, डबल जी, जी और जी डबल जी, ठीक है। उसके बाद जी और जी, जी और जी आपका कहता है कि पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ रेंट, आपको पता है किराया, ठीक है, किराया पेमेंट किया जाता है। कह रहा है सैलरी हु डू नॉट HRA एंड नॉन सैलरी इंडिविजुअल 5,000 पर मंथ। आपको बताना चाहते हैं, कहा गया है गैर वेतनभोगी व्यक्तियों तथा मकान भत्ता ना पाने वाले की दशा में, ठीक है, 5,000 रुपया। आप समझिएगा, पेमेंट ऑफ रेंट, जैसे मान लीजिए किसी को हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलता, जब आप इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़े होंगे तो पता लगा होगा, अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, और हाउस रेंट अलाउंस पेपर में पूछा जाता है। तो आपको बताना चाहते हैं पेमेंट ऑफ रेंट, अगर कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता है, पेमेंट करता है घर का किराया, हाउस रेंट, कितना, 5,000 रुपया पर मंथ, वो अगर रसीद दिखा देता है 5,000 रुपया पर मंथ, तो उसको क्या मिलेगी, उसको छूट मिलेगी, ठीक है। उसको क्या मिलेगी, उसको डिडक्शन मिलेगा। उसके बाद इसको आप लिख लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम 5,000 रुपया, और मिनिमम मान लीजिए 2,000 रुपया महीना दे रहा है तो 3,000 रुपया महीना दे रहा है तो वही मिलेगा। अगला है धारा 80GGA, 80GGA क्या है, सेक्शन 80GGA कहता है डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च रूरल डेवलपमेंट, कहीं पर रिसर्च हो रहा है,
कहीं पर अनुसंधान हो रहा है, कहीं गांव में विकास कार्य कराने के लिए डोनेशन दिया जा रहा है, तो उसकी भी क्या मिलती है, छूट मिलती है। किसको मिलती है, ऑल दीज एसएसी इनकम डज नॉट इंक्लूड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, मतलब सभी प्रकार के एसएसी, लेकिन इसमें बिजनेस वाली इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता। सबको क्या इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन बिजनेस वाली इनकम को, अगर कोई बिजनेस कर रहा है किसी गांव में, रिसर्च किसी गांव के डेवलपमेंट में पैसा दे देगा जानबूझकर, वो सब फ्रॉड होने की वजह से, तो ये इसके लिए क्या कहा गया है कि बिजनेस प्रोफेशन वालों को हटा दिया गया है। बाकी चाहे जो करेंगे उनको छूट मिलेगी। कितनी छूट मिलेगी, 100% छूट मिलेगी। कितना छूट मिलेगी, 100%। याद कर लीजिएगा, रिसर्च पर 100% छूट मिलेगी। आपको आगे बताना चाहते हैं, आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं 80 GGA के बाद 80 GGB, 80 GGB, 80 GGB कहता है कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। आप समझिए, वाह भाई, कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पार्टी हो, आप देखिएगा यहाँ पर क्या खेला होता है, आप समझिएगा, सरकार कॉरपोरेट और पॉलिटिकल पार्टी का क्या साठ गांठ होती है, जिससे सरकारी धन को, ठीक है, नुकसान पहुंचाती है। 80 GGB कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कहा गया है कंपनी, आप सुनते होंगे कंपनी अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड देती है, उसके लिए भैया कह रहा है 100% छूट मिलती है। वाह भाई वाह, कितना, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, आगे आपको बताना चाहते हैं, समझिए फिर से एक बार, 80 GGB कंपनी जो होती है इसको छूट मिलती है 100%। काहे लिए, भैया पॉलिटिकल पार्टी को दान दे दो, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, 80 GGB के बाद कहा गया है सेक्शन 80 GGC, 80 GGC, एक बार फिर समझ लीजिए, GGB GGC। उसके बाद 80 GGC क्या कहता है, 80 GGC कहता है कि डोनेशन पॉलिटिकल पार्टीज बाय इंडिविजुअल, मतलब कि डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को कोई इंडिविजुअल करे, तो कंपनी के लिए था, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति करे, आप देखते होंगे चुनाव शायद संजोग चल रहा है, सुनते होंगे 5 करोड़ में टिकट बिका, 2 करोड़ में बिका, 10 करोड़ में बिका, तो समझिए 100% इधर डिडक्शनों ले लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी का फ़ायदा हो जाता है, और क्या बोलते हैं, वो भी आ जाता है, क्या बोलते हैं, टिकटों मिल जाता है। तो यही सब होता है भैया। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल करेगा तब क्या होगा, इंडिविजुअल मतलब कोई व्यक्ति करेगा तब क्या होगा, 80 GGC में ऑल एसएससी सबको मिलेगी छूट, ध्यान दीजिएगा 100%। वही होता है टिकट खरीद व बिक्री, चाहे जो पार्टी हो, जो कहते हैं फंड में इतना पैसा डाल दिए, उतना पैसा डाल दिए, सब कर मुक्त। आप समझिएगा कितना बड़ा खेला होता है, ठीक है ना, किसी विशेष के लिए नहीं कह रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाला हो गया, धारा 80I 80I A, सेक्शन 80IA कहा गया प्रॉफिट ऑफ अंडरटेकिंग इंगेज्ड, ध्यान दीजिएगा, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 80IA 80IA सभी करदाताओं के लिए, मतलब कि ऐसा डेवलपमेंट के लिए जो फ़ायदा कंपनी कमाती है, डेवलपमेंट पर जो फ़ायदा कमाती है, जो डेवलपमेंट करती है 100%। कहा गया है अवसंरचना विकास उपक्रम विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए, इंग्लिश में कहा गया प्रॉफिट अंडरटेकिंग एंगेज्ड, ठीक है,
डेवलपमेंट टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित जो सर्विस देती है, इंडस्ट्रियल पार्क जो बनाती हैं, पावर जनरेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं, उनको 100% छूट मिलती है। ठीक है, 100%। इसके लिए नियम भी है, 100% छूट मिलती है। आपको लिखना है सेक्शन 80IB। 80IB में छूट कहाँ मिलती है? 80IB में प्रॉफिट फ्रॉम अंडरटेकिंग अदर देन, ठीक है, डेवलपमेंट। कोई भी IB क्या कहता है? विकास करता। ठीक है, कोई 25% छूट मिलती है, 25% से लेकर के 100% तक छूट मिलती है इसकी। ठीक है, 100% ही मानिए, 100% छूट मिलती है IB में। उसके बाद सेक्शन 80IC, IC नहीं है, हाँ IC भी है, कहा गया है इसमें भी कितना छूट मिलती है? ऑल एसएससी को, स्पेशल स्टेट को। क्या बोल रहा है IC? क्या बोल रहा है? अंडरटेकिंग, ठीक है, ऑल एसएससी को 100%, स्पेशल स्टेट को छूट मिलती है 100%। ध्यान दीजिएगा, कोई डेवलपमेंट हो रहा है उस पर अगर कोई दान देता है, डोनेशन करता है, पैसा आप खर्च करता है तो उस पर 100% छूट मिलती है। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद और हैं, ID भी है, सब बता रहे हैं, सब पूरे टॉपिक बता रहे हैं हम। आगे कहता है आगे कहता है सेक्शन ID 80ID 80ID में कहा गया है होटल एंड कन्वर्सेशन। ध्यान दीजिएगा, ID क्या कहता है? होटल एंड कन्वर्सेशन, होटल से रिलेटेड छूट मिलती है। होटल से रिलेटेड कहा गया है, क्या कहा गया है? होटल से रिलेटेड छूट मिलती है। किसको मिलेगी? ऑल एसएससी। किसको मिलेगी? ऑल एसएससी 100% छूट मिलती है। उसके बाद दिया गया है सेक्शन 80 JJA। सेक्शन 80 JJA, सेक्शन 80 JJA प्रॉफिट फ्रॉम कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग बायो। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है 80 JJA लिखना है आपको। सेक्शन 80 JJA आपको ध्यान देना है 80 JJA 80 JJA में कहा गया है प्रॉफिट फ्रॉम कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ध्यान दीजिएगा, JJA कहता है सभी करदाताओं के लिए जैव से संबंधित जो होता है ना, जैव से संबंधित 5 कर निर्धारण वर्ष तक पूरा छूट मिलेगा। पहले नियम कुछ और था, अब नियम बदल गया है, 5 कर निर्धारण वर्ष तक पूरा छूट मिलेगा। उसके बाद अगला है 80 JJAA 80 JJAA में कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू रेगुलर वर्कमैन। रेगुलर वर्कमैन को अगर अपॉइंट किया जाता है न्यू, ओनली इंडियन कंपनी के लिए, समझिएगा, ओनली इंडियन कंपनी के लिए, उसके सैलरी का 30%, उसके बाद वेजेज 3 साल तक 100%, फिर अगले 5 साल तक, ठीक है, हो गया। 80 JJA में अगर कोई नौकर रखा जाता है, उसको वेतन दिया जाता है, तो उसको ये वाला डिडक्शन मिलता है। उसके बाद सेक्शन 80 LA, ठीक है, सेक्शन 80 LA का मतलब क्या होता है? कहा गया है इनकम फ्रॉम ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट। शोर बैंकिंग यूनिट में शेड्यूल बैंक को मिलेगा छूट, पहले 5 साल तक 100%, उसके बाद नेक्स्ट 5 साल तक 50%। उसके बाद सेक्शन 80P क्या कहता है? सेक्शन 80P कहता है इनकम फ्रॉम सोशल साइंटिफिक स्पेशल
एक्टिव कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है जिला स्तर पे उनको मिलता है 100% मिलता है, ध्यान दीजिएगा 100% मिलता है। SC ATP में 100% मिलता है। जैसे डेयरी हो गई और डेयरी से संबंधित बैंकिंग से रिलेटेड जो कारोबार करती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह, ठीक है। अगला है 80QQB। 80QQB में रॉयल्टी इनकम, ध्यान दीजिए जो रॉयल्टी से पैसा कमाते हैं, जैसे रॉयल्टी का मतलब बुक पे जो पैसा कमाते हैं उनको छूट मिलती है। किसके लिए? रेजिडेंट SSC ओरिजिनल इन्वेस्टर अमाउंट जो रिसीव होगा उसकी छूट मिलेगी QQB में 3 लाख रुपए तक। उसके बाद 80RRB। 80RRB कहता है रॉयल्टी ऑन पेटेंट जिसके पास है, पेटेंट जिसके पास है उसको छूट मिलेगी। पेटेंट जो बनवाता है उसको छूट मिलेगी, 3 लाख रुपए तक छूट मिलेगी इसमें। उसके बाद 80TTA। 80TTA में कहा गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिपॉजिट सेविंग अकाउंट में जो ब्याज मिलता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को ही छूट मिलेगी, मैक्सिमम 10,000 रुपया। उसके बाद है 80TTB। 80TTB ये जो छूट मिलेगी 80TTB में सीनियर सिटीजन को छूट मिलती है इंटरेस्ट पर, अगर कोई ब्याज मिलता है तो ब्याज देना होता है तो 50,000 रुपये तक। पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी, ध्यान दीजिएगा 80U लास्ट में आता है। 80U में लास्ट में आता है। अगर कोई व्यक्ति 80U में कौन आएगा? 80U में जो व्यक्ति निःशक्त है, निःशक्त का मतलब डिसेबल हो, विकलांग है, उसको सामान्य तौर पर विकलांग है तो 75,000 नियम है और गंभीर हो गया तो 1,25,000 नियम बदल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ एक एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मिलेगा और मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसको आप पहले तैयार कर लें।